हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। आप लोगों के पास वेक्टर से मैंने बहुत सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ों आपको बताया था। और अब हम लोग की बारी है कि जरा जो पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे के लेक्चर्स पे चलेंगे वेक्टर के लिए। अभी आपके पास मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है और उस न्यूमेरिकल में ये है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड को ऐसे आप मॉड में लिखोगे या तो आप सिर्फ ए ऐसे लिख दोगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट, तो आप लिख लोगे इसको 3 यूनिट, यहां देखो लिखा हुआ 3 यूनिट। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 4 यूनिट, आप इसको लिख दोगे 4। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। कह रहा है कि हम लोगों को थीटा फाइंड आउट करना है कब कब, जब रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 7 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, √37 यूनिट हो या 1 यूनिट हो। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या करना है, आपको 4 कंडीशंस निकालने हैं, 4 थीटा की वैल्यू आएगी। पहली बार हमको आर की वैल्यू कंसिडर करनी है 7 यूनिट। बात समझ में आ रही है? आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले को अगर याद दिलाऊं तो आपको बताया गया कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। हम लोग को यही थीटा फाइंड आउट करना है। यहां पर आर की वैल्यू 7 दिया है तो आप इसको 7 लिखोगे, इज इक्वल टू √, यहां पर a की जगह पर 3 है तो a का स्क्वायर, मतलब आप यहां पर 3 का स्क्वायर करोगे, फिर b का स्क्वायर मतलब आप लिखोगे यहां पर 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, अब बचा यहां पर cos थीटा। इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 49, और इधर से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 4 4 16 प्लस ये देखो 2 3 6 और 6 4 24 cos थीटा, ऐसा होगा। अब ये 9 और 16 मिलकर 25 और 25 इधर आएगा तो हो जाएगा 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 cos थीटा, इतनी वैल्यू आएगी। अब हम लोग को यहाँ पर माइनस करेंगे तो आप देखो यहाँ पर 19 में से 5 माइनस होगा तो आपके पास हो जाएगा 4, और 2 में से ये जाएगा तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 cos थीटा। तो अगर आप यहाँ से cos थीटा निकालोगे तो 24 डिवाइड बाई 24 तो 1 आ जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू 24, cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब cos की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब कि यहाँ पर a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा जब रिजल्टेंट हमारे पास 7 यूनिट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि क्या एंगल होगा a और b के बीच का जब r की वैल्यू 5 यूनिट हमने कंसिडर कर लिया। 5 यूनिट होने का मतलब क्या है, 5 यूनिट होने का मतलब ये है कि आपको फिर यहाँ पर सारी वैल्यू जो आप रख रहे थे वैसे रखना है, तो आपके पास 7 की जगह 5 हो जाएगा। इन द ब्रैकेट आप सीधे यही लिख लो, 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा, बाकी चीजें तो वही कॉमन चल रही है। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये हो जाएगा 25, 9 और 16 मिलकर 25 प्लस 24 cos थीटा, इतना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 25 इधर आएगा तो माइनस होकर ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 cos थीटा। अब इस हिसाब से आपके पास cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। cos थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखोगे। इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। इसका मतलब कि ये जो दोनों वेक्टर ए और बी हैं इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तभी यहाँ पर रिजल्टेंट 5 यूनिट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में आपके पास आर की वैल्यू √37 यूनिट है। ठीक है, फिर वैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे √37 इज इक्वल टू, इन द ब्रैकेट यहां पर आपके पास आएगा 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा।
अब दोनों साइड स्क्वायर आप करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24 cos थीटा। ये 25 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 24 cos थीटा, इतना होगा। अब ये 24 नीचे आएगा तो 12/24 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? cos थीटा की वैल्यू 1/2 तब होगी जब cos की वैल्यू 60 डिग्री हो। कितना हो? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास r की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट। तो अब आपके पास जो फोर्थ कंडीशन है, यहाँ पर r इज इक्वल टू आप 1 यूनिट कंसिडर करोगे। जब आप 1 यूनिट लेते हो तो फिर आपको वही काम करना है। 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 16 + 24 cos थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये होता आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 + 24 cos थीटा। ये 25 इधर आएगा, तो जब 25 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 24 cos थीटा। इसका मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी? जब cos 180 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई? 180 डिग्री हो गई। इसका मतलब कि अब हमारे पास 4 थीटा निकल गया। अगर रिजल्टेंट हमारे पास 7 यूनिट होगा तो आपके पास थीटा कितना आ रहा है? 0 डिग्री। अगर आपके पास रिजल्टेंट 5 यूनिट होगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। अगर आपके पास रिजल्टेंट √37 होगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। और अगर आपके पास रिजल्टेंट 1 यूनिट होगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा, तब तक आप इसको नोट करिए। तो अभी आपके पास ये दूसरा न्यूमेरिकल होगा और इस न्यूमेरिकल में आपके पास है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ रेडियस r। ठीक है, रेडियस r दिया हुआ है और एक सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग ए पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। कह रहा है कि इन रोटेटिंग थ्रू एंगल थीटा, अगर वो एंगल थीटा रोटेट कर गया, मान लो इस तरह से पार्टिकल रोटेट कर रहा है और वो एंगल थीटा रोटेट कर गया, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, और मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी क्या है। हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझाता हूं कि क्या ये कहना चाह रहा है। आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए ये आप इसका सेंटर कंसिडर कर लीजिए और मान लेते हैं कि पार्टिकल सबसे पहले पॉइंट ए पे था और जब पॉइंट ए पे था तो उसकी वेलोसिटी थी v1 वेक्टर। ऐसे कंडीशन में इसके पास एक पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। किसी टाइम इंटरवल t पर ये पार्टिकल पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो जाती है v2 और ऐसे कंडीशन पर ये जो एंगल ट्रेवल कर लेता है वो है थीटा और वो भी जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है जो कि बेसिकली रेडियस है वो है r2 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया? आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी पार्टिकल का v1 था, वो एंगल थीटा जब कवर किया तो पॉइंट बी पे पहुंचा और बी पे पहुंचने के बाद उसके पास वेलोसिटी v2 रहता है और वहां पर पोजीशन वेक्टर आपके पास r2 होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ r2 है ये दोनों बराबर इसलिए होगा क्योंकि जो r है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है और यहां पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी v1 है
और जो वेलोसिटी v2 है पॉइंट ए और बी पे वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म स्पीड। पहली बात। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कि पार्टिकल ए से बी गया तो हम लोग को ए बी डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ होने की वजह से हम लोग को जो आर्क ए बी है अगर वो निकाल लेते हैं तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग का पहला पाथ है फॉर डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस है ए बी, और ए बी इज कॉल्ड आर्क। तो आपको सीधे यहां पर निकालना होगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अगर आप ये निकाल दे तो काम बन जाएगा। आर्क निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पहले बता दें कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर रेडियस इंटू एंगल कर दें, क्या कर दें, रेडियस इंटू एंगल, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आप सीधे लिख लोगे कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है ए बी, और वो रेडियस की जगह आप आर लिखोगे और एंगल की जगह थीटा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये r1 और ये r2 की जरूरत पड़ेगी आपको। तो r1 r2 निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा r निकाल सकते हो। डेल्टा r निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, r2 में से r1 को माइनस करना होगा। अगर आप माइनस कर लेते हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको ये निकलेगा कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किए हो। जब वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। तो आप यूज करो तो हो जाएगा r1 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r इंटू r और cos, ये हो जाएगा cos थीटा। बस में आ रही है। तो अब यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और ये भी हो जाएगा माइनस 2r स्क्वायर और ये हो जाएगा cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से आप अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर सकते हो, यहां से 2r कॉमन भी करते हो, तो आप यहां लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डेल्टा r इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर 2r स्क्वायर और इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा 2, r स्क्वायर बाहर आएगा तो r, और साइन स्क्वायर बाहर होगा तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा बाई 2। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट निकला वो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस तरह आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है ठीक वैसे ही आपको वेलोसिटी भी निकाल लेना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर कॉस थीटा। यही आएगा। जिस तरह आपके पास ये आया है वैसे ही आपके पास वेलोसिटी आएगा, बस r की जगह आपको वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, क्योंकि v1 और v2 दोनों यहाँ पर सेम है यूनिफॉर्म स्पीड होने की वजह से। तो आपके पास डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 2v स्क्वायर होगा तो हमने 2v स्क्वायर कॉमन रखा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और ये 2, तो आपके पास अब वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2v साइन थीटा बाई 2। ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में दिखाई दे रहा है ना डिस्प्लेसमेंट की जगह, ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये आपने वेलोसिटी निकालना।
तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 और 2e sin थीटा बाई 2 ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने में फॉर्मूले की तरह भी काम करते हैं। जो बच्चे इसको ध्यान से देख रहे हैं, ये फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 एंड 2e sin थीटा बाई 2 ये अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपके लिए। तो अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद बच्चों हम लोग को अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखना है। और इस न्यूमेरिकल में द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज मूविंग नॉर्मल टू वेक्टर a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन में आपको कह रहा है बच्चों कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, a और b का जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल टू वेक्टर a के परपेंडिकुलर होगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब जो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड b के आधा होगा। तो हम लोग को पता करना है कि बताओ वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है। बहुत आसान है, लेकिन है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। आप लोग को इसको क्वेश्चन के ही हिसाब से चलना है। क्वेश्चन को आप फॉलो करोगे तो आपको इजीली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b, तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट मान ही लिया जाए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर r की वैल्यू वेक्टर a और वेक्टर b के ये सम को आप रिजल्टेंट बोल रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जो वेक्टर r है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर a के, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू वेक्टर a। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर a के नॉर्मल है। तो इसका मतलब डायग्राम अगर बनाते हैं तो अगर आपके पास ये वेक्टर a है, हमने इसको वेक्टर a बनाया और कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो a के नॉर्मल है, तो हमने रिजल्टेंट पहले बना दिया तो नॉर्मल हो गया। इसका मतलब कि जो b होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर r और a के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर हम लोग को a और b का एंगल पता करना है तो हम लोग अगर इसको बढ़ाएं थोड़ा सा तो a और b के बीच का एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है थीटा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है इसको आप 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पर लेट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज थीटा, हमने थीटा कंसिडर कर लिया। एंड अगर मैग्नीट्यूड की बात करें एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर मॉड a, या आप इसको यही कह सकते हैं, एंड मॉड b आप इसको b कह सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है ना, जो ये रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ b के हाफ है, आधा है। अब हाफ होने का मतलब कि दिस r इज इक्वल टू b बाई 2, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट चीज गिवन है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान में रखिए और इस ट्राइंगल से आप साइन 180 माइनस थीटा, मतलब अगर आप साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ पर थीटा जो कौन है 180 माइनस थीटा है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा की साइन की एक्चुअल वैल्यू क्या आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनस क्या है बी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप ये कह सकते हो। तो उस हिसाब से आपको बता दें कि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। ये आपको कहाँ बताया मैंने, जब आप मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर देखोगे हमारा तो वहाँ पर हमने सारे एंगल्स का
रेशियोज की वैल्यू बताई है, तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। ये हो गया आर, और आर की वैल्यू b/2 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, आप यहाँ पे b/2 सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे नीचे b हो गया। अगर आप इसको लिखते हो तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/2। तो आपके पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 तब आती है जब हमको साइन 30 डिग्री मिलता है। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको कितने डिग्री मिल गई, 30 डिग्री। तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, एंगल हम लोग को चाहिए था, एंगल मिल गया। किसके बीच का, ए और बी का। तो आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री। लेकिन क्या 30 डिग्री सही है? नहीं, 30 डिग्री सही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ये थीटा है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री भी है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर जो आपको एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, क्योंकि दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरह से आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करोगे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।